अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन आलम अकेडमी। टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 2 होम्योस्टैसिस। ठीक है, सो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स, होम्योस्टैसिस इन men and then the animals, and specifically we will talk about the urinary system of men, जिसमें हमने किडनी पढ़नी है, किडनी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके फंक्शंस पढ़ने हैं, और फिर हमने नेफ्रॉन से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़ने हैं। देन किडनी स्टोन्स पढ़ने हैं हमने, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट। ठीक, अच्छा, इस चैप्टर में जो आपका मेन सबसे पहले आपको जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है वो है आपका इंटरनल कंडीशन। इंटरनल कंडीशन क्या होती है? आपकी बॉडी में बहुत सी चीज़ें बैक वक्त चल रही हैं एक वक्त में आपकी बॉडी में, नहीं कि सिर्फ लंग्स काम कर रहा है या हार्ट काम कर रहा है, लिवर या स्प्लीन। ठीक है, आपकी बॉडी में सारे ऑर्गेनिजम्स एक वक्त में काम करते हैं, तभी आपकी बॉडी में स्टैसिस डेवलप होता है। स्टैसिस व्हाट इट इज़? बैलेंस। ठीक है, बैलेंस डेवलप होता है आपकी बॉडी में जब आपकी सारे ऑर्गन्स सही प्रॉपर काम करते हैं। अब आपके इसमें लिवर भी आ जाता है, ठीक है, लिवर आ गया, हार्ट आ गया आपका, ठीक, लंग्स आ गए यहाँ पे आपके, सही है। इसके अलावा स्टमक और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, सही। फिर आपका आता है यूरिनरी सिस्टम, ठीक, यूरिनरी सिस्टम आपका लास्ट पार्ट हो गया। ठीक, अब इसमें आप देखें कि आपको बोला जा रहा है कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। आप पानी ले रहे हैं, वाटर, ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूट्स आप ले रहे हैं। अब आप सॉल्यूट बैठ के नमक तो नहीं खाते ना, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप सॉल्यूट्स अपने कहाँ से कवर करते हैं? फ्रूट, ठीक है, वेजिटेबल्स, और अगर कोई हम कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं, फॉलिक ले रहे हैं, आयरन की फॉलिक एसिड ले रहे हैं, ठीक है, आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं, तो हम यहाँ से अपनी डाइट को स्पेसिफिकली मिल्क इज़ फुल ऑफ मिनरल्स, ठीक है, विटामिन डी। सो यहाँ से हम अपने आयंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अगर कोई शख्स इस तरह की डाइट नहीं लेता, एग नहीं लेता अपनी डाइट में, तो फिर उसका होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब हो सकता है। प्रॉपर इंटेक नहीं होने का, वाटर इंटेक नहीं है अगर, तो ये होम्योस्टैसिस को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, सो वाटर, 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली, यू नो दिस टॉपिक्स वेरी वेल। ठीक है, टेम्परेचर बैलेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी बॉडी में डेली मेंटेन हैं तो आपकी इंटरनल कंडीशंस आर वेल डेवलप्ड। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर क्या होगा? होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब हो जाएगा, सही है। अच्छा, देखिए, मेटाबॉलिक फंक्शंस आपकी बॉडी में डेली जो हो रहे हैं, मेटाबॉलिक क्या होता है? मेटाबॉलिक के दो चीज़ें आ जाती हैं मेटाबॉलिक में, ठीक है। मेटाबॉलिक में क्या क्या आ जाता है? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ठीक है। कैटाबॉलिक में क्या होगा? जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस हो रहा है, और एनाबॉलिक में होता है आपका फॉर्मेशन, सही है। आपकी बॉडी में जो भी चीज़ें बन रही हैं या जो फूड आप ले रहे हैं वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। वो ब्रेक होने के बाद आपकी बॉडी उस प्रोटीन, फॉर एग्जांपल आपने मीट लिया, गोश्त लिया, गोश्त खाने के बाद वो गोश्त जो है वो ब्रेक डाउन हुआ अमाइनो एसिड्स में। प्रोटीन होता है ना मीट, तो प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ अमाइनो एसिड्स में। अब वो आपकी बॉडी के लिहाज से कॉन्फ़िगर होगा, अपनी बॉडी के साथ आपके जो मसल्स हैं, आपकी जो फ्लैश है, वो क्या है? बॉडी की प्रोटीन है। ये नहीं कि आपने गोश्त खाया वो जाके आपकी मसल्स में, हैंड के मसल्स में लग गया या आपके फुट के मसल्स में लग गया, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है कि बॉडी अपने लिहाज से वो प्रोटीन कॉन्फ़िगर करती है और फिर बॉडी के अलग प्रोटीन डेवलप होते हैं। तो ये जो हो गया एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया, और ये हो गया कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें बन रही होती हैं। तो ये प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस, आपकी बॉडी में होम्योस्टैसिस से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें होम्योस्टैसिस क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या बन गई? होम्योस्टैसिस इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन अ सुइटेबल लिमिट्स। जो आपकी बॉडी में इंटरनल इन्वायरमेंट चल रहा है विच इज़ रिलेटेड विथ योर H2O, वाटर इंटेक, different solutes intake and your body temperature and many more. Excretion, osmoregulation is related with different solutes intake, ठीक है, and water. Thermoregulation is temperature and excretion, removal of waste product,
which is excretion, which is called excretion. This all contains homeostasis, and this maintenance is very necessary for our healthy life. ठीक है, अब आपको ये चीज़ें मेंटेन करने की क्यों ज़रूरत है, मेंटेन करने की इस तरह ज़रूरत है। इसकी एग्जाम्पल लें, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, तो अगर ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता तो क्या होगा, आपने एंजाइम्स के चैप्टर में पढ़ा था कि दो एंजाइम्स होते हैं वो एक नॉर्मल पीएच पर, आपके जो एंजाइम्स है वो नॉर्मल जो है टेम्परेचर पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पर वर्क करते हैं। वो ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो ऑप्टिमम पीएच क्या होता है, आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है फॉर एंजाइम्स वर्क, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपका बॉडी टेम्परेचर। अगर इससे बढ़ता है या फॉल करता है तो एंजाइम्स की एक्टिविटी, एंजाइम्स एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, और 50 पे एंजाइम्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वाई एंजाइम्स डिस्ट्रॉयड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज क्योंकि वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं और फिर ये ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं एंजाइम्स सारे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द हाई टेम्परेचर। जबकि पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच एसिड होता है या तो बेसिक होता है, तो हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक पीएच होगा। ठीक है, कुछ पेप्सिन जो है वो पेप्सिन जो एंजाइम है वो आपके स्टमक में होता है, और स्टमक में होने की वजह से एसिडिटी यानी HCl की रिलीज़ की वजह से वो एक एसिड पीएच पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब जब अगर आपने फॉर एग्जांपल आपको हो गया फीवर, ठीक है, आपको हो गया फीवर में क्या होगा, आपकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ गई 38 पर चली गई, 39 पर चली गई। ठीक है, 38-39 पर जाने की वजह से क्या होगा कि आपके सारे एंजाइम्स की टेम्परेचर जो 37 पे वर्क करते थे वो बढ़ गई, और अब एंजाइम्स डिस्ट्रॉय या वो अपने वर्क को छोड़ देते, ख़त्म हो जाती, उनके काम नहीं हो रहा होता। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एंजाइम्स का वर्क डल हो गया, ख़त्म हो गया, वो अपने वर्क नहीं कर रहे। इसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर आपको जब आप फीवर होता है आपको, तो आपका टेस्ट बड बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपका बड बिल्कुल जो है वो आपसे खाया नहीं जा रहा होता, भूख नहीं लग रही होती। अगर आप खा भी लें तो आपको ऐसा लगता है कि वी आर वेरी फुल, बहुत पेट भर गया है, या बहुत थोड़ा सा खाने के बाद भी आपको बहुत भरा हुआ महसूस होता है, या आपको जो है वो प्लेजर फीलिंग नहीं आ रही होती। तो ऐसा होने की वजह क्या है, आपके एंजाइम्स जो है वो एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर आप हाई फीवर की बात करें, इसी तरह अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें, लो टेम्परेचर यानी कि हम 37 से बिलो जा रहे हैं पीछे की तरफ। ठीक है, तो अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट पे चले जाएं, तो कोल्ड इन्वायरमेंट यानी ठंड में क्या होता है कि आपके एंजाइम्स डिस्ट्रॉय नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, यानी वो अपना वर्क बिल्कुल स्लो कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। यानी जैसे आप मरी सवात गिलगित वगैरह में चले जाएं, जहाँ बहुत ठंड होती है, एंटार्क्टिक ओशन वगैरह, ये इस जगह पे बहुत ठंड होती है, तो यहाँ पे आपके एंजाइम्स प्रॉपर वर्क नहीं करते, तो आप क्या करते हो, अपने नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए गर्म कपड़े पहनते हो। ठीक है, गर्म कपड़े पहनते हो, हीटर यूज़ करते हो, इसके अलावा गर्म फूड खाते हो, ताकि फ़ूड गर्म तासीर में जो गर्म होते हैं, जैसे कि आपने फ़ैट्स यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जिनसे आपको हॉट गर्म फील हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम मेंटेन करते हैं ताकि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन हो। और ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल कंडीशन कैसे मेंटेन करता है, बाय अ फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड अ फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म में क्या होता है, यही मैंने जो अभी आपको बताया कि कंडीशन डिक्रीज़ या कंडीशन इंक्रीज़। अगर टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ गया या टेम्परेचर आपकी बॉडी का कम हो गया, तो आप क्या कर रहे हो, आपके बॉडी पे, आपकी स्किन पे, फॉर एग्जांपल आपके हैंड पर यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे फिंगर टिप्स पर, यहाँ, और इसके अलावा बाल भी होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट को।
ठीक है। यहाँ पे आपके मौजूद होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक, आपके हैंड पर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। आपको आपका हाथ जलने लगेगा तो आप फ़ौरन हाथ हटाते हैं, क्यों? क्योंकि आपके हैंड पर रिसेप्टर मौजूद है, फ़ौरन से उन्होंने आपके ब्रेन को, यानी कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर क्या है? आपका ब्रेन है, आपके ब्रेन को सिग्नल सेंड करते हैं, और ब्रेन को सिग्नल सेंड करने के बाद करेक्टिव मैकेनिज़्म होता है। करेक्टिव मैकेनिज़्म क्या हुआ कि आपने हाथ हटाना है, आपकी बॉडी पे गर्म फील हो रहा है, यानी कि आपको गर्म फील हो रहा है ना, तो आपका हाथ जल रहा है, आपके ब्रेन को महसूस हुआ कि कोई हार्म पहुंच रहा है, कोई नुकसान पहुंच रहा है, आपने फ़ौरन से ब्रेन ने आपको मैसेज किया कि अपना हाथ हटा लें, कंडीशन बैक टू नॉर्मल कर लें, अपना हाथ हटा लें। तो क्या होगा कि नॉर्मल और सेट पॉइंट आ जाएगा, आपने फ़ौरन हाथ हटा लिया और आपका जो डेंजर था या हार्म था वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह आपके नॉर्मल और सेट पॉइंट अचीव हो गया, सही है। तो ये कहलाता है फीडबैक मैकेनिज़्म, सही। मैंने आपको 2 एग्जांपल दी, एक टेम्परेचर की दी। फ़ीवर की अगर हम बात करें तो फ़ीवर में क्या होगा, आपकी बॉडी के जो सेंसर्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, आपकी बॉडी के सेंसर्स क्या कहलाते हैं? रिसेप्टर कहलाते हैं। तो रिसेप्टर ने सेंस किया कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप कंट्रोल सेंटर को मैसेज गया ब्रेन ने करेक्टिव मैकेनिज़्म वो सारे WBCs क्या होती हैं, पुलिस ऑफ द बॉडी को एक्टिवेट कर दिया कि भाई कहीं पे जर्म का अटैक हुआ है, कहीं पे इन्फेक्शन हुआ है, उसने वो वहाँ जाएगा और वहाँ से WBCs जो हैं वो सारे जर्म से फाइट करेंगे और फिर आपका नॉर्मल सेट पॉइंट अचीव हो जाएगा। और एक्सटर्नली भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो उससे भी प्रिवेंशन जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका होम्योस्टैसिस, इंटरनल कंडीशन और फीडबैक मैकेनिज़्म कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखें, आपको होम्योस्टैसिस अचीव करने के लिए 3 मेन एस्पेक्ट की ज़रूरत है। पहला ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा क्या है? थर्मो रेगुलेशन, ठीक है, और तीसरा क्या है? एक्सक्रीशन। ये 3 चीज़ें आपकी बॉडी में होम्योस्टैसिस को मेंटेन करती हैं। तो क्या हैं ये? सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड सॉल्ट कंडीशन बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पता होगी आप लोगों को, क्या है? ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक मेम्ब्रेन है, आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कुछ चीज़ें पास हो सकती हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पास हो सकती हैं और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पास नहीं हो सकती। जैसे अगर आपकी मेम्ब्रेन है लिपिड्स की बनी हुई, ठीक है, ये लिपिड्स की बनी हुई है, ये मेम्ब्रेन आपकी बनी हुई है लिपिड्स की, ठीक है, और यहाँ पे आपके अटैच्ड है प्रोटीन, ठीक, ये क्या है? प्रोटीन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन डी को पास कराऊँ, विटामिन डी जो है ना वो लिपिड्स के साथ सॉल्युबल हो जाता है, यानी हल हो जाता है, लिपिड्स के साथ हल हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से विटामिन डी को पास कराऊंगी तो ईजिली पास हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा विटामिन डी, ठीक है। लेकिन यहाँ से पास कराऊंगी तो यहाँ से पास नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है, प्रोटीन के साथ सॉल्युबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपकी मेम्ब्रेन लिपिड्स जो चीज़ें हैं लिपिड्स के साथ सॉल्युबल होती हैं वो लिपिड्स के साथ जाएंगी और प्रोटीन के साथ प्रोटीन वाली चीज़ें ही जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है, यानी ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में आपने अपने बॉडी के अंदर इंटरनल वाटर को मेंटेन करना है। 70% आपकी बॉडी में वाटर मौजूद है, ठीक है, 70% वाटर मौजूद है। तो आपको अपने इंटरनल वाटर को मेंटेन करना है और सॉल्ट को मेंटेन करना है। आपकी इंटरनल वाटर और सॉल्ट कैसे डिसबैलेंस होती है? बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई, यूरिनेशन नहीं हो रही बिल्कुल भी, ठीक है, तो आपका ऑस्मो रेगुलेशन सही से नहीं चल रहा। आप घर पहुँचे या घर पर हैं तो फिर पानी आपने लिया जल्दी जल्दी, थोड़ी सी फ्लूइड अपने अंदर ले ली जल्दी जल्दी, ताकि क्या होगा कि आपका ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन हो गया, ठीक है, थ्रू प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? थर्मो रेगुलेशन, सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टैसिस। इसमें आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है। थर्म मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, और रेगुलेशन यानी रेगुलेट कर रहे हैं, स्टैसिस डेवलप कर रहे हैं।
ठीक है। आपका सुइटेबल लिमिट क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड वेयर एंजाइम्स कैन वर्क ऑप्टिममली। मैंने अभी आपको एंजाइम्स का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि टेम्परेचर के मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक्सक्रीशन, द प्रोसेस वेयर मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट। आपकी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट है, अब मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट क्या क्या होता है, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, गम्स, लेटेक्स, ये तो हो गए प्लांट्स के, ठीक है, प्लांट्स के हो गए। इसके अलावा यहाँ पे आ गया आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। CO2 यानी ये भी आपके लिए बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबके लिए टॉक्सिक है। तो ये एनिमल्स हम क्या करते हैं, हम तो जो है वो एक्सपायरेशन के ज़रिए से इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। प्लांट्स में कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, यूरिक एसिड। आप बहुत ज़्यादा अमोनिया वाली फूड ले रहे होते हैं, हम बहुत सी चीज़ों में अमोनिया मौजूद है हमारी बॉडी में। ज़ाहिर सी बात है जब हम सांस ले रहे होते हैं नाइट्रोजन ही हमारी बॉडी में जा रहा है। यूरिया, यूरिक एसिड प्रोटीन के ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली क्या है, जब आप मीट लेते हैं तो आपके जो ब्रेक डाउन होगा बॉडी में जाके, उससे NH3 अमोनिया बन रहा है, यूरिया बन रहा है, यूरिक एसिड बन रहा है। तो प्रोटीन से ज़्यादा यूरिक एसिड वगैरह, यूरिया और NH3 बनता है। अब इन चीज़ों को आपकी बॉडी से रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, आपकी बॉडी में अगर रह जाएंगे तो ये हार्म पहुँचाएंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। या इसके अलावा आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत थी आपकी बॉडी ने उतना यूज़ किया। इसके अलावा जितना सेव कर सकते थे उतना सेव भी कर लिया लिवर में, लेकिन अब आपकी बॉडी में ज़्यादा स्पेस नहीं बची, तो क्या होगा, वो चीज़ें भी बॉडी से रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो मेटाबॉलिक सब्सटेंस भी रिमूव हो सकता है। तो ये सब रिमूव करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। अपनी बॉडी से आउट कर देना एक्सक्रीशन कहलाता है, चाहे वो गैशियस एक्सचेंज में हो या सॉलिड वेस्ट फॉर्म में हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ CO2। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।